जब कोई इंसान किसी के प्यार में ज्यादा डेस्परेट हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है, तब उसकी सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए जब मुझे पता चला कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसने मुझे 99 बार रिजेक्ट किया था, वो असल में पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस लड़के से चेज होने का मजा लेना चाहती थी जिसे वो पसंद करती थी। इसी वजह से वो मुझे बार बार रिजेक्ट करती रही। ये सब जानने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं उसे और अटेंशन नहीं दूंगा और अपने प्रोफेसर से कहा कि मेरा नाम फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दें। जाने से पहले मैंने सोचा कि जो भी खत्म करना है उसे पूरी तरह खत्म करूंगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि लिन कियान्यू की बर्थडे पार्टी में उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, बर्थडे पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी और प्राइवेट रूम के अंदर से कुछ जानी पहचानी आवाजें आ रही थी। लुचनचो अभी तक लेट क्यों है? क्या वो कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है? उसने ऑलरेडी 99 बार प्रपोज कर दिया है, तो अब तो ये उसका 100th प्रपोजल होने वाला है ना? लिन कियान्यू, अब तो तुम्हें उसे हाँ बोल देना चाहिए, राइट? हाँ, ऑब्वियसली, तुम भी तो उसे पसंद करती हो। अगर इस बार भी तुमने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया, तो शायद वो सच में चला जाएगा। उन लड़कियों की टीजिंग सुनकर भी लिन कियान्यू के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। लुचनचो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी नहीं जाएगा। अगली बार जब वो प्रपोज करेगा, तब मैं हाँ बोल दूंगी। उसकी ओवर कॉन्फिडेंट आवाज सुनकर मुझे अंदर से बहुत अजीब लगा। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगी। इन 2 सालों में लिन कियान्यू को चेस करते करते मैंने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छोड़ दी थी। मैंने बाकी स्टूडेंट्स के ताने और मजाक इग्नोर किए और हर दिन नए तरीके ढूंढता था उसे खुश करने के लिए। लेकिन मेरी ट्रू लव को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने तो कई बार गिव अप करने का भी सोचा था। मैंने ना जाने कितनी रातें अकेले रोते हुए बिताई थी। लेकिन अगली सुबह फिर हिम्मत जुटाकर उसके पीछे भागने लगता था। मैं तो उसके करीब रहने के लिए उस मुश्किल फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम को छोड़ने वाला था। लेकिन फिर एक दिन मैंने गलती से लिन कियान्यू का फोन देख लिया। तभी मुझे पता चला कि लिन कियान्यू भी पहली नजर में ही मुझसे प्यार करने लगी थी। उसने मेरे कॉन्टैक्ट नेम को डियर हस्बैंड के नाम से सेव कर रखा था और उसकी गैलरी में मेरी हजारों फोटोज भरी हुई थी। लेकिन ये जानकर कि वो भी मुझे पसंद करती है, मुझे खुशी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया। सब कुछ एक मजाक जैसा लगने लगा था। मैं थक चुका था, मैं हार मान चुका था। अब मैं बस उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे की सारी बातें अचानक बंद हो गई। सब लोग बड़ी चालाकी से दूसरी तरफ देखने लगे और किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगे, जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लिन कियान्यू ने भी अपना ड्रिंक उठाया और गेम में शामिल हो गई। उसके चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं उसे देखकर बस यही सोच रहा था कि उसकी एक्टिंग सच में कमाल की थी। लेकिन इस बार जब कमरे में मौजूद सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं चुपचाप जाकर कोने की खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब लोग हंसते बोलते रहे और मजे करते रहे, लेकिन मैं अकेला बैठा अपने फोन में बिजी था, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। पहले जब भी लिन कियान्यू कहीं दिख जाती थी, मैं कोई ना कोई मौका ढूंढकर उसके पास चला जाता था और अलग अलग टॉपिक्स पर बात करके उसका अटेंशन लेने की कोशिश करता था। इस बर्थडे पार्टी में आने के लिए भी मैंने उसे बहुत मनाया था और कई लोगों से रेकमेंड करवाया था, तब जाकर उसने मुझे इनवाइट किया था। नॉर्मली इतनी मुश्किल से मिली चीज को लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन इस बार मेरा रिलैक्स्ड एटीट्यूड ऐसा था जैसे मुझे उसकी बर्थडे पार्टी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे इस बिल्कुल अलग और ठंडे बिहेवियर को देखकर लिन कियान्यू आखिरकार कई बार चुपके से मेरी तरफ देखने लगी। बर्थडे सॉन्ग गाने और केक कट करने के बाद गिफ्ट्स देने का टाइम आ गया। मैंने सबके गिफ्ट्स खत्म होने का इंतजार किया। फिर मैं आराम से खड़ा हुआ, अपने बैग से एक कैलेंडर निकाला और उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। वहां मौजूद सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे, शायद इसलिए क्योंकि वो कैलेंडर हाथ जितना छोटा था और उसमें सिर्फ 30 पेजेस थे। वो काफी चीप लग रहा था, लेकिन मुझे किसी की सोच से फर्क नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ लिन कियान्यू की तरफ देखा और कैजुअली कहा, लिन कियान्यू,
आज से हर दिन इसकी एक पेज फाड़ना। जब तुम आखिरी पेज तक पहुंचोगी तब तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा, और वही मेरा तुम्हारे लिए बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट होगा। ये सुनते ही उसकी कुछ रूममेट्स हंस पड़ी। क्या तुम एक 100वीं बार प्रपोज करने वाले हो? तुम में सच में बहुत हिम्मत है। 2 साल हो गए और तुम अभी तक लगे हुए हो। तुम सच में लिन कियान्यू को बहुत प्यार करते हो ना? ये सुनकर लिन कियान्यू को भी लगा कि ये 100 प्रपोजल्स वाला काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया और फिर वही कोल्ड फेस बना लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि 100 बार प्रपोज करने के बाद मैं सोचूंगी। मैंने ये कब कहा कि मैं डेफिनेटली हाँ बोल दूंगी? मुझे पता था कि सब लोग गलत समझ रहे हैं। जिस दिन आखिरी पेज फटेगी वो मेरे प्रपोजल का दिन नहीं होगा, बल्कि वो दिन होगा जब मैं उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, लिन कियान्यू, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें इंप्रेस नहीं कर पाया। मैं सच में जानना चाहता हूं, तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है? जैसे ही मैंने ये पूछा, पूरा कमरा शांत हो गया। सब लोग अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। लिन कियान्यू मुझे घूरती रही। कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरा आइडियल टाइप। लेकिन तभी बंद दरवाजा अचानक खुल गया और सबका ध्यान उधर चला गया। सबकी नजरों के सामने झू यांशु एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स लेकर अंदर आया। लिन कियान्यू के चेहरे पर तुरंत एक मीठी स्माइल आ गई। हैप्पी बर्थडे चन्यू। लिन कियान्यू की नजरें सीधे क्षु यांशु पर टिक गई। उसने अपनी उंगलियों से हल्के से टेबल पर नॉक किया और अपनी बात पूरी की। मेरा आइडियल टाइप डेफिनेटली एक हैंडसम गाय होना चाहिए, जिसका लुक चीयरफुल और क्लीन हो। दरवाजे से अंदर आते ही ऐसे वर्ड सुनकर क्षु यांशु का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो तुरंत उसके पास गया, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट दिया और इंसिस्ट करने लगा कि वो अभी वहीं उसे ओपन करे। सबका अटेंशन अब उनकी तरफ चला गया और किसी ने उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। उन्हें लोगों से घिरा देखकर भी मैंने कोई सैडनेस नहीं दिखाई। मैं बस चुपचाप वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पूरी रात जहां भी लिन कियान्यू जाती, क्षु यांशु हमेशा उसके साथ रहता। दोनों हंसते बात करते, एक दूसरे का ड्रिंक शेयर करते और एक ही पीस ऑफ केक खाते रहे। मैं चुपचाप उनकी क्लोजनेस को देखता रहा और पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। हालांकि लिन कियान्यू किंगरा की स्कूल ब्यूटी थी और उसके काउंटलेस एडमायरर्स थे, लेकिन वो हमेशा लड़कों से दूरी बनाकर रखती थी। उसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन थी, झू यांशु, जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई थी। वो उसके बिखरे हुए बाल ठीक करती थी, वो उसके साथ क्लासेस में बैठती थी, उसका बैग उठाकर चलती थी, यहां तक कि दूसरी कॉलेजेस की लड़कियों से लड़कर उसके लिए बेड तक तैयार करती थी। उसका ये स्पेशल ट्रीटमेंट मेरे दिल में कांटों की तरह चुभता था। लेकिन जिस दिन मुझे सच्चाई पता चली, तब मुझे एहसास हुआ कि लिन कियान्यू और क्षु यांशु बचपन के दोस्त जरूर थे, लेकिन पहले वो इतने क्लोज नहीं थे। क्षु यांशु पूरा दिन लिन कियान्यू के पीछे घूमता रहता था, लेकिन वो उसे कभी अटेंशन नहीं देती थी। ये सब सिर्फ मेरे आने के बाद बदला। उसने जानबूझकर मेरे सामने क्षु यांशु के साथ क्लोज होने का नाटक करना शुरू किया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे जेलसी फील हो और मैं उसे और ज्यादा चेस करूं। तो अब लिन कियान्यू को मेरे सामने ये पूरा ड्रामा करते देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा, खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने चेहरे पर पानी मारा, जिससे थोड़ी होश वापस आई। फिर मैंने अपने बैग से टिश्यू निकाला और चेहरा पोंछने लगा। मेरा चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक कोई मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन जैसे ही मैंने क्षु यांशु की अजीब मॉकिंग वॉइस सुनी, मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। लू चेंशुओ, तुम इतने सालों से सिस्टर कियान्यू को परस्यू कर रहे हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें हाँ नहीं कहा। फिर भी तुम में इतनी शर्म नहीं कि यहां बर्थडे पार्टी में मुंह उठाकर चले आए। प्लीज, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम बस एक चीप और डेस्परेट इंसान हो। उसकी गुस्से भरी बातें सुनकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बस उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा और पूछा, तुम्हारा बकवास खत्म हो गया?
क्षु यांशु को शायद मुझसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो कुछ पल के लिए शॉक्ड रह गई। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है पूरे स्कूल में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? 99 बार प्रपोज करने वाला डेस्परेट डॉग। आखिर तुम भी एक स्टूडेंट हो। क्या तुम्हें अपनी डिग्निटी की जरा भी परवाह नहीं? कोई भी देखकर समझ सकता है कि सिस्टर कियान्यू मुझे पसंद करती है। तुम अपनी अंधी आंखें खोलकर ये क्यों नहीं देख लेते? उसके रूड बिहेवियर ने भी मुझे परेशान नहीं किया। मैंने बस अपनी नजरें हटाई और उसके पीछे देखते हुए कहा, और कुछ बोलने से पहले एक बार पीछे देख लो। मेरी नजर फॉलो करते हुए क्षु यांशु ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां सामने डोर के बाहर लिन कियान्यू खड़ी थी। लग रहा था वो काफी देर से वहां खड़ी थी और अभी जो कुछ हुआ था सब देख चुकी थी। ये सोचते ही क्षु यांशु अचानक पैनिक हो गई। उसका इनोसेंट और हेल्पलेस बिहेवियर तुरंत वापस आ गया और उसका पूरा एटीट्यूड गायब हो गया। वो जल्दी से लिन कियान्यू के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और घबराकर एक्सप्लेन करने लगी। सिस्टर कियान्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने देखा। पहले लूचू ही मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन लिन कियान्यू के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसने अपनी आंखों से क्षु यांशु को मुझे इंसल्ट करते देखा था। फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने बस मेरी तरफ एक नजर डाली, फिर अपनी जैकेट उतारी और क्षु यांशु के ऊपर डाल दी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, ठंड नहीं लग रही? ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर वापस प्राइवेट रूम की तरफ चली गई। क्षु यांशु को भी शायद ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। जब उसने देखा कि लिन कियान्यू को मेरी ह्यूमिलिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे प्राउडली देखा और मॉकिंग स्माइल दी, लेकिन मेरा सिर नीचे था, इसलिए मैंने उसकी वो टॉन्टिंग स्माइल देखी ही नहीं। मैंने गीले टिश्यू को मोड़ा, डस्टबिन में फेंका और मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीढ़ियों में पूरी तरह सन्नाटा था। बस मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में अभी अभी हुई सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरे होठों से हल्की सी हंसी निकल गई जब उसने क्षु यांशु को अपनी जैकेट पहनाई थी। तब उसकी आंखें साफ तौर पर मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसके मुंह से कंसर्न क्षु यांशु के लिए निकल रहा था। मुझे मानना पड़ेगा, उसकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल की थी। अगर मुझे उसके छुपे हुए इरादों के बारे में पता ना होता, तो शायद मैं सच में उसकी इस चाल में फंस जाता। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और कैब्स आना लगभग बंद हो चुकी थी। सब लोग बार के बाहर फंसे हुए थे। लिन कियान्यू ने अपने घर के ड्राइवर को कॉल किया और कहा कि वो क्षु यांशु को घर छोड़ देगी। इतनी रात हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे और उसके हिसाब से लुचेंजू अकेले कैब का वेट कर लेगा। लिन कियान्यू ने ड्राइवर से अम्ब्रेला लिया और कहा, इसके पास पैर है, ये खुद चला जाएगा। इतना कहकर वो क्षु यांशु को लेकर कार में बैठ गई और मेरी तरफ बिना देखे वहां से चली गई। लेकिन मुझे बारिश में दूर जाती उस स्पोर्ट्स कार से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बस अपने कैब ऐप पर लगातार कैब सर्च करता रहा। ठंडी हवा में 2 घंटे से ज्यादा वेट करने के बाद जब बारिश थोड़ी कम हुई, तब जाकर एक ड्राइवर ने मेरी राइड एक्सेप्ट की। जब मैं घर पहुंचा, तब रात के 2 बज चुके थे। मैंने डोर का पासवर्ड डाला और जैसे ही मेरा दरवाजा खुला, सामने वाला डोर भी खुल गया। अब से थोड़ा जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजा खोलने की आवाज बहुत लाउड होती है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने देखा कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। तभी मुझे सब समझ आ गया और मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने बस कैजुअली कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने लाइट्स ऑन की और डोर बंद कर दिया। जूते बदलते वक्त बाहर जोर से डोर स्लैम होने की आवाज आई, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कपड़े उतारे, एसी ऑन किया और ब्लैंकेट ओढ़कर सोफा पर लेट गया। यह अपार्टमेंट मैंने 6 महीने पहले खासतौर पर इसलिए खरीदा था क्योंकि किसी से मुझे पता चला था कि लिन कियान्यू डॉम छोड़कर यहां शिफ्ट हो गई है। उसे खुश करने के लिए मैं भी यहां मूव हो गया और उसका नेबर बन गया। मैं सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता था, रात को गुड नाइट बोलता था और हर दिन उससे मिलने के नए एक्सक्यूजेस ढूंढता था, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए।
लेकिन मैं चाहे उसका कितना भी केयर करूं, वो हमेशा मुझे इग्नोर करती रही। लेकिन जब मुझे उसका सीक्रेट पता चला, तब एहसास हुआ कि वो हमेशा सिर्फ इग्नोर करने का नाटक करती थी। जैसे आज रात, वो काफी पहले घर आ चुकी थी। उसने कपड़े तक नहीं बदले थे क्योंकि वो मेरी सेफ्टी को लेकर वरीड थी, इसलिए वो सोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो जानबूझकर बेकार की बातें करने लगी। मैं उसकी एक्टिंग से थक चुका था और अब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मैंने अपना फोन निकाला, रियल एस्टेट ऐप खोला और अपार्टमेंट को सेल पर डाल दिया। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है तो सब कुछ पूरी तरह खत्म करना ही बेहतर होगा। अगली सुबह एजेंट घर इंस्पेक्ट करने आया। मैं उठा, डोर खोला और उसे सारी डिटेल्स बताई। सब कुछ चेक करने के बाद वो जाने ही वाली थी कि तभी सामने वाला डोर खुल गया। लिन कियान्यू नई कार की कीज लेकर बाहर निकल रही थी। मुझे एक अननोन वुमन के साथ देखकर उसकी आईब्रोज तुरंत सिकुड़ गई। ये कौन है? मेरी कजिन है, कुछ सामान देने आई थी। मैंने बिना हेजिटेट किए झूठ बोल दिया। मेरे बगल में खड़ी एजेंट ने सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखा, लेकिन वो काफी प्रोफेशनल थी, इसलिए उसने मेरा झूठ एक्सपोज नहीं किया और कोई एक्सक्यूज बनाकर वहां से चली गई। मैं वापस कमरे में गया, कपड़े बदले और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, किसी ने एलिवेटर के सामने खड़े होकर रास्ता रोक रखा था। मैंने ऊपर देखा, वो लिन कियान्यू थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, अभी तो वो बाहर जा रही थी, फिर गई क्यों नहीं? लिन कियान्यू ने मेरी आंखों में कंफ्यूजन देखा और थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूं। मुझे समझ नहीं आया कि आज वो अचानक इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है, इसलिए मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन वो किसी जिद्दी इंसान की तरह इंसिस्ट करती रही कि वो मुझे छोड़कर जाएगी। कभी लेट होने का एक्सक्यूज, कभी रास्ते में परेशानी होने का, और जब लगा कि अब वो एनवायरनमेंट वाला एक्सक्यूज भी देने वाली है, तब मेरे पास आर्ग्यू करने का मन ही नहीं बचा। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने हां कर दी। पूरे रास्ते हम दोनों में से किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। कार के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। वो हमेशा मेरी नॉनस्टॉप बातें सुनने की आदी थी, और अब मुझे इतना चुप देखकर लिन कियान्यू को बहुत अजीब और शॉकिंग महसूस हो रहा था। अब उसे लगने लगा था कि शायद ये उसका भ्रम नहीं है, मैं सच में इन कुछ दिनों में बदल चुका था, और मेरा ये बदलाव उसे बेचैन कर रहा था। जब हम स्कूल पहुंचे, मैंने सीट बेल्ट खोली, सिर्फ एक थैंक यू कहा और कार से उतर गया। मैं जल्दी से स्कूल गेट के अंदर चला गया, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि रास्ते में मिलने वाला हर इंसान मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। अरे ये वही लू चंगजू है ना? हाँ, वही जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। कितना शर्मनाक है। ऐसी बातें सुनकर मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे लिंक्स भेजी थी। मैंने लिंक खोली और देखा कि किसी ने गॉसिप पेज पर लिन कियान्यू को लेकर मेरी पूरी लव स्टोरी पोस्ट कर दी थी, और वो अब ट्रेंडिंग में थी। किंगड़ा डेस्परेट डॉग, ये टाइटल देखकर मैं पूरी तरह स्टन रह गया। उसके नीचे सबसे पॉपुलर पोस्ट वही थी जिसमें लिन कियान्यू को लेकर मेरी सारी स्टोरीज डिटेल में लिखी गई थी। हर छोटी बड़ी बात तक मेंशन की गई थी, यहां तक कि मेरे लव लेटर्स का कंटेंट भी पब्लिक कर दिया गया था। दूर से मैंने देखा कि स्कूल नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ जमा थी। मेरे लिखे हुए लव लेटर्स वहां चिपकाए गए थे और लोग उन्हें पढ़ पढ़ कर हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। ओह माय गॉड, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। कितना क्रिंज है ये 99 लव लेटर्स। ये प्यार में पागल लोग कितने डरावने होते हैं। क्या ये किंगड़ा का नंबर 1 जीनियस नहीं है? इतना डेस्परेट कैसे हो सकता है? उन इंसल्टिंग वर्ड्स ने मेरे दिल में सीधा दर्द पहुंचा दिया। मैं तुरंत भीड़ के अंदर घुसा और सारे लेटर्स एक एक करके फाड़ने लगा। जैसे ही मैं आखिरी लेटर फाड़ रहा था, तभी क्षु यांशु की शार्प और बिटर आवाज सुनाई दी। सिस्टर कियान्यू, लू चंगजू ने तुम्हें इतने बार प्रपोज किया, क्या तुम्हें उसके लिए थोड़ा भी फीलिंग्स नहीं है? लिन कियान्यू की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। उसने सिर्फ एक वर्ड कहा, 0। ये देखकर कि दोनों मेन कैरेक्टर्स वहीं मौजूद हैं और मेरी इतनी पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो रही है,
भीड़ की हंसी और तेज हो गई। कुछ लोग जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, लू चंगजू, 99 प्रपोजल्स के बाद भी 0 मिला। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए ना। तुम्हारा अगला प्रपोजल कब है? हम सब देखने आएंगे और तुम्हें कुछ टिप्स भी देंगे। मैंने फटे हुए लव लेटर्स को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई। कुछ शब्द मेरे होठों तक आए। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन चारों तरफ घूरती हुई नजरों को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। फिर मैंने उन लेटर्स को हवा में ऐसे उठाया जैसे कोई बैटल फ्लैग हो, और जोर से कहा, ठीक है, एक 100वां प्रपोजल स्कूल के सेंट्रल स्क्वायर में 3 दिसंबर सुबह 9 बजे होगा। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और उसे विटनेस कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मुझे वहां खड़े लोगों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सिर ऊंचा करके कॉन्फिडेंटली वहां से चला गया। उस सुबह मैं क्लासेस अटेंड करने नहीं गया। मैं वापस घर लौटा और अपने पास रखे सारे लव लेटर्स एक एक करके फाड़ दिए। फिर उन्हें जलाकर राख बना दिया और फ्लश कर दिया। वीकेंड पर एक क्लब, जो काफी समय से इनएक्टिव था, अचानक मीटअप का मैसेज भेजने लगा। वैसे भी मुझे क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन सबमिट करनी थी, इसलिए मैं वहां चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, मैंने देखा कि लिन कियान्यू वहां मौजूद थी, जो नॉर्मली कभी ऐसे इवेंट्स अटेंड नहीं करती थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे जाकर एक कॉर्नर में बैठ गया। जैसे ही क्षु यांशु के दोस्तों ने मुझे देखा, वो ड्रामा शुरू करने लगे। वाओ, कियान्यू यहां आने के लिए कैसे मान गई? ऑब्वियसली क्योंकि यांशु को पार्टीज पसंद है। पूरे स्कूल को पता है कि हमारी स्कूल ब्यूटी सिर्फ यांशु की बात सुनती है। मुझे उनके चीप ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बस कुछ ऑरेंजेस उठाए, उन्हें पील किया और खाने लगा। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, तब प्रेसिडेंट ने गेम शुरू करने की अनाउंसमेंट की। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे फोर्स करके उस बोरिंग ट्रूथ और डेयर गेम में शामिल कर लिया गया। 7-8 राउंड्स के बाद आखिरकार लिन कियान्यू हार गई। सभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। स्कूल ब्यूटी को डेयर मिला था, रूम में मौजूद अपोजिट जेंडर के किसी भी इंसान को 3 मिनट्स तक किस करना होगा। जल्दी बताओ स्कूल ब्यूटी, तुम किसे चूज करोगी? मुझे पता था वो मुझे चूज नहीं करेगी, और ऑनेस्टली मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो किसे चूज करे। मैं बस सिर झुकाकर हाथ में पड़े डाइस से खेलता रहा, जैसा मैंने सोचा था। लिन कियान्यू ने क्षु यांशु को चूज किया, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, रूम की सारी लाइट्स बंद होंगी। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया, सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। 3 मिनट बाद लाइट्स वापस ऑन हुई। लिन कियान्यू आकर अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन क्षु यांशु वहीं शॉक्ड और अपसेट खड़ी थी, क्योंकि लिन कियान्यू ने उसे किस ही नहीं किया था। मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली। फिर प्रेसिडेंट ने अगला राउंड शुरू कर दिया। मैंने कैजुअली अपने हाथ के 3 डाइस फेंके, लेकिन बैड लक से तीनों पर 1 आया, सबसे लोएस्ट स्कोर। बिना कुछ बोले मैंने पाइल में से एक कार्ड उठाया, और वो एग्जैक्टली वही डेयर था, सैम पनिशमेंट। एक पल में पूरे रूम का माहौल एक्साइटमेंट से भर गया। सबकी नजरें मेरे, लिन कियान्यू और क्षु यांशु के बीच घूमने लगी। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैंने गेम पॉइंटर घुमाया और वो मेरे सामने बैठी एक जूनियर गर्ल पर जाकर रुका। सबको लगा कि मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने उस जूनियर से कहा, सॉरी, तुम्हें परेशानी होने वाली है। वो जूनियर पूरी तरह कंफ्यूज थी और खड़ी होने ही वाली थी कि अचानक लिन कियान्यू उठ खड़ी हुई और उसने उसकी चेयर को लात मारकर गिरा दिया। कोई समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ। उसने कोल्ड वॉइस में बीच में रोकते हुए कहा, हम लोग काफी देर से खेल रहे हैं, मैं थक गई हूं। अब ब्रेक लेने का टाइम नहीं हो गया क्या? उसकी रूममेट्स ने तुरंत उसकी बात मान ली, इसलिए प्रेसिडेंट को गेम वहीं पॉज करना पड़ा। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तुरंत रूममेट्स लड़कों को लेकर नीचे फूड और ड्रिंक्स लेने चली गई। करीब 20 मिनट्स बीत गए, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए। प्रेसिडेंट और वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गेम कंटिन्यू करने का अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने अपना फोन नीचे रखा और चारों तरफ देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो जूनियर गर्ल वहां थी ही नहीं। सच कहूं
तो वहां लिन कियान्यू के अलावा कोई लड़की मौजूद ही नहीं थी। मुझे गैस करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था लिन कियान्यू ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन उसका प्लान क्या था ये मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं उसे सक्सेसफुल भी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैंने सामने रखा 500 मिलीलीटर का ग्लास उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, जिस पार्टनर को मैंने चूज किया था वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो गेम के रूल्स के हिसाब से मैं ये ड्रिंक खत्म करके अपना पनिशमेंट कंप्लीट कर दूंगा। इतना कहकर मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले पूरा ग्लास एक ही सांस में खत्म कर दिया। लिन कियान्यू ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसके बजाय ड्रिंक चूज करूंगा। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से डार्क हो गया। वो मुझे घूरने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था और उसने हाथ में पकड़े डाइस को इतनी जोर से दबाया कि आवाज तक आने लगी। आधे लोग जा चुके थे, तो गेम में अब कोई मजा नहीं बचा था, इसलिए पार्टी वहीं खत्म हो गई। मैं नशे में हल्का लड़खड़ाते हुए सबके जाने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने बैग से क्लब रेजिग्नेशन एप्लीकेशन निकाली और प्रेसिडेंट को दे दी। मैं वॉल का सहारा लेकर नीचे जाने लगा। जैसे ही मैं स्टेयर्स के पास पहुंचा, मेरी धुंधली नजर में क्षु यांशु दिखाई दी। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। लाइट्स ऑन होने के बाद तुमने मुझे उस अजीब नजर से क्यों देखा? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही सिस्टर कियान्यू ने मुझे किस नहीं किया, लेकिन उसके पीछे रीजन था। वो मेरी रिस्पेक्ट करती है। उसकी बातें सुनकर मेरा हंसने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उस वक्त क्षु यांशु मेरी कोई बात समझने वाली नहीं थी। इसलिए मैंने बस सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतना कहकर मैंने उसका हाथ हटाया और वहां से जाने लगा, लेकिन उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया और लगातार बुरा भला कहने लगी। हम दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। मेरे पैर पहले से ही लड़खड़ा रहे थे और उसके खींचने से मेरा बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। मैं सीधे पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। क्षु यांशु भी पैनिक हो गई और बैलेंस खोने की वजह से वो भी मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। गिरने की आवाज सुनकर जो स्टूडेंट्स ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो तुरंत वापस दौड़ पड़े। हम दोनों को इतनी बुरी हालत में देखकर सब पैनिक हो गए। आखिरकार लिन कियान्यू ने किसी को कांटेक्ट किया और हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे उसके फैमिली हॉस्पिटल भेजा गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है और अगर टाइम पर सर्जरी नहीं हुई तो मैं परमानेंटली डिसेबल्ड भी हो सकता हूं। जिस पल से लिन कियान्यू को हमारी इंजरी के बारे में पता चला था, उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। मेरे पेल फेस और माथे से गिरते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी दर्द महसूस कर रही हो। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर था जो सर्जरी कर सकता था। इसलिए लिन कियान्यू को डिसाइड करना था कि पहले किसकी सर्जरी होगी। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और मेरी आंखें भी उसकी तरफ उठ गई। लेकिन अब मेरी आंखों में पहले जैसा प्यार और पागलपन नहीं था। वहां सिर्फ एक मरे हुए तालाब जैसी खामोशी बची थी। उस नजर को देखकर लिन कियान्यू का दिल जोर से धड़क उठा। मिस, जल्दी डिसाइड कीजिए, पहले किसकी सर्जरी करनी है? मैं स्ट्रेचर पर पड़ा था। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। बेहोश होने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने लिन कियान्यू को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नाम लेते सुना, क्षु यांशु। पहले जुनशु को बचाइए। तुरंत डॉक्टर्स क्षु यांशु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जैसे ही डोर बंद हुआ, मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, तब तक एक पूरा दिन बीत चुका था। होश आते ही सबसे पहले मैंने अपने पैरों को छुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर अभी भी सही सलामत हैं, तो मैंने राहत की लंबी सांस ली। खुशी के आंसू मेरी आंखों में भर आए। थैंक गॉड, मैं डिसेबल्ड नहीं हुआ था। न्यूज मिलते ही मेरे पेरेंट्स तुरंत आ गए थे और मुझे टॉप फ्लोर वाले वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो वहीं रहकर मेरी केयर कर रहे थे। 2 घंटे बाद क्षु यांशु को मेरे वार्ड के ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन कियान्यू खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गई। चेकअप आसान हो इसलिए दोनों वार्ड्स के डोर्स खुले रखे गए थे
और सामने वाले वार्ड में हो रही हर बात मुझे साफ सुनाई देती थी। क्षु यांशु दर्द में था, तो लिन कियान्यू उसका ध्यान हटाने के लिए अलग अलग चीजें करने लगी। उसे हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आया, तो लिन कियान्यू खुद घर गई और उसके लिए हेल्दी फूड बनाकर लाई। वार्ड में बैठे बैठे उसे बॉर्डम हो रही थी, तो लिन कियान्यू उसके लिए टाइम पास करने की कई फन चीजें लेकर आई। इन 10 दिनों में दोनों इतने क्लोज हो गए थे कि नर्सेस तक गॉसिप करने लगी थी कि शायद हॉस्पिटल डायरेक्टर को अपना फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया है। मैं चुपचाप सब सुनता रहा और बीच में इंटरफियर नहीं किया, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि लिन कियान्यू ये पूरा ड्रामा सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए कर रही है। आखिर मैंने इस वार्ड का डोर सैकड़ों बार बंद किया था, लेकिन हर बार जैसे ही डोर बंद होता, कोई नर्स चेकअप के बहाने अंदर आ जाती थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। डिस्चार्ज वाले दिन बेसमेंट पार्किंग में मेरी उनसे फिर मुलाकात हो गई। मुझे आते देखकर लिन क्यू ने व्हीलचेयर पर बैठे झू यांशु को उठाया और उसे कार में बैठा दिया। लुचो, मैंने सुना है तुम क्यू के घर के सामने रहते हो। चलो, तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने बिना सिर उठाए सीधे अपनी कैब में जाकर बैठ गया। जब कैब अपार्टमेंट पहुंची, तो मैंने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और क्रचेस के सहारे अकेले घर की तरफ चल पड़ा। एलिवेटर बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पर आया और तभी लिन कियान्यू, जो सपोजडली क्षु यांशु को घर छोड़ने जा रही थी, अचानक एलिवेटर में आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिवेटर 17th फ्लोर पर रुका। लिन कियान्यू डोर के पास खड़ी थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकली, इसलिए मुझे ही क्रचेस के सहारे धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ा। मैं बहुत स्लोली चल रहा था, लेकिन मेरे पीछे चल रही लिन कियान्यू उससे भी ज्यादा स्लोली चल रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई हैं। जब मैं डोर तक पहुंचा और पासवर्ड डालने लगा, तभी अचानक मेरी क्रचेस जमीन पर गिर गई। मुझे धीरे से वॉल का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही मैं क्रचेस उठाने झुका, अचानक मेरे सामने एक शैडो आकर रुकी। लिन कियान्यू भी शायद मेरी क्रचेस उठाने के लिए नीचे बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और प्रिटेंड करने लगी कि वो अपने खुले हुए शूलेसेस बांध रही है। मेरे चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। मैंने अपनी क्रचेस उठाई, धीरे से खड़ा हुआ और रूम के अंदर चला गया। घर पर लंबे रेस्ट के बाद फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया। मुझे जल्दी ही विदेश जाना था, लेकिन अब मैं थोड़ा चल सकता था, इसलिए मैंने एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए अप्लाई नहीं किया और एग्जाम देने चला गया। लेक्चर हॉल में काफी स्टेयर्स थी और मेरी लेग इंजरी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं बीच वाले हिस्से की फर्स्ट रो में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लिन कियान्यू क्षु यांशु को सहारा देकर अंदर लाई। मुझे देखते ही क्षु यांशु ने तुरंत लेग पेन का ड्रामा शुरू कर दिया और फर्स्ट रो में बैठने की जिद करने लगी। लिन कियान्यू उसे मेरे बगल वाली सीट तक लेकर आई और खुद वॉल के पास वाली सीट पर बैठ गई। एग्जाम जल्दी ही शुरू हो गया। क्षु यांशु वेट करती रही और जैसे ही टीचर आखिरी स्टेप से नीचे उतरे, उसने चुपके से एक पेपर मेरी डेस्क पर फेंक दिया। वो पेपर बीच की रेलिंग पार करता हुआ सीधे मेरे पास आ गिरा। मेरे हाथ में पकड़ा पेन वहीं रुक गया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि टीचर मुड़कर मुझ पर चिल्लाने लगे। मैंने एग्जाम से पहले कितनी बार कहा था कि मार्क्स कम आ जाएं तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठना चाहिए। चीटिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी और तुमने जानबूझकर ये गलती की है। लू चेंचाओ, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तभी मुझे समझ आया कि क्षु यांशु का असली प्लान क्या था, लेकिन मैं चुपचाप ब्लेम अपने ऊपर लेने वाला नहीं था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और अपनी सफाई में सीसीटीवी फुटेज चेक करने की डिमांड की, लेकिन बैड लक से उसी सुबह टीचिंग बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट हुई थी, इसलिए क्लासरूम का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। क्षु यांशु के चेहरे पर शौक से खुशी में बदलता एक्सप्रेशन देखकर मेरा खून खौल उठा। लिन कियान्यू क्षु यांशु के बगल में बैठी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। टीचर किसी इनोसेंट स्टूडेंट को पनिश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत लिन कियान्यू को आगे बुलाया।
किंगरा की टीचिंग बिल्डिंग में लिन फैमिली का इन्वेस्टमेंट था। लिन कियान्यू को किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं थी और वो हमेशा फेयर डिसीजन लेने के लिए जानी जाती थी। इसीलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों उसकी बात की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पूरी बात सुनने के बाद लिन कियान्यू ने मेरी तरफ देखा और फिर बेहद जेंटल आवाज में कहा, चीटिंग वायु यांशु ने नहीं की। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे खिलाफ लगा एक्यूजेशन ऑफिशियली कंफर्म हो गया। लू चेंचाओ, अब तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है? चीटिंग करने के बाद भी तुम मान नहीं रहे, ऊपर से अपने क्लासमेट पर ब्लेम डाल रहे हो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। कहीं तुम्हारे पिछले मार्क्स भी चीटिंग की वजह से तो नहीं आए थे? इस बार जो हुआ है, मैं इसे पूरे स्कूल में अनाउंस करूंगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं वही जड़ होकर खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे हमेशा लगता था कि सही और गलत के बीच चूज करते वक्त लिन कियान्यू अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी वो क्षु यांशु को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। अब कोई भी एक्सप्लेनेशन बेकार था। मैंने गहरी नजरों से लिन कियान्यू को देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मेरी लाल आंखें देखकर लिन कियान्यू अचानक पैनिक हो गई। वो बिना सोचे तुरंत मेरे पीछे आई और रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। लू चेंचाओ, मुझे पता है इस बार गलती यांशु की थी, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती लोग उसके बारे में गॉसिप करें। उसने एक बार भी मुझसे सॉरी नहीं कहा। वो बस लगातार क्षु यांशु को डिफेंड कर रही थी। मुझे अब शक होने लगा था कि उस दिन उसके फोन में देखी हुई सारी फोटो शायद कोई सपना थी। इसलिए तुमने उसकी मदद करके मुझे ट्रैक किया। वो लोगों के ताने नहीं सह सकती, लेकिन मैं सह सकता हूं, राइट? लिन कियान्यू, तुम्हें लगता है कि क्योंकि मैंने तुम्हें 99 बार प्रपोज किया है, इसलिए मैं शेमलेस हूं। और अब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं कि किसी की बातों से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी हालत देखकर लिन कियान्यू की लेफ्ट आई हल्के से ट्विच करने लगी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक एग्जाम है। क्रेडिट्स बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, मैं बाद में उसे फिक्स करने का तरीका ढूंढ लूंगी। मैं हंस पड़ा। फिक्स? तुम मुझे पसंद भी नहीं करती, तो फिर मेरे लिए क्या फिक्स करोगी? मेरे मॉकिंग टोन को सुनकर लिन कियान्यू का दिल जैसे डूब गया। वो ऑलमोस्ट अपनी फीलिंग्स बोलने ही वाली थी। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? लेकिन इतना कहते ही उसे एहसास हो गया कि उससे गलती हो गई है। उसने तुरंत खुद को रोका और कहा, ट्रस्ट मी, तुम्हारे 100th प्रपोजल वाले दिन मैं तुम्हें सब वापस लौटा दूंगी। असल में लिन कियान्यू कहना चाहती थी कि उस दिन वो मेरा प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगी। पहले वो इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तो फिर उस कैलेंडर के पेजेस फाड़ती रहो और आखिरी दिन का इंतजार करो। मुझे खुद से दूर हटते देखकर लिन कियान्यू शॉक्ड रह गई और आखिरकार उसकी आवाज, ठीक है, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं तुम्हें डेफिनेटली एक सैटिस्फैक्टरी आंसर दूंगी। मेरे जाने से 3 दिन पहले जो अपार्टमेंट मैंने सेल पर लगाया था, वो बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई और मैंने तुरंत साइन कर दिए। मैं 3 दिन बाद मूव इन करूंगी। आप बस तब तक घर खाली कर दीजिए। न्यू ओनर उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा। एजेंट ने डेट्स नोट की और मैं उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। जैसे ही एलिवेटर का डोर खुला, लिन कियान्यू हाथों में 2 बैग्स लेकर बाहर निकली। उसने पहले एजेंट को देखा, फिर पोलाइटली कहा, गुड मॉर्निंग। एजेंट थोड़ी सरप्राइज्ड हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। एलिवेटर नीचे चला गया। मैं वापस रूम में जाने के लिए मुड़ा ही था कि लिन कियान्यू ने अचानक मुझे रोक लिया और अपने हाथ का एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैं बस रास्ते से गुजर रही थी। थोड़ा ज्यादा खरीद लिया, शायद खत्म नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहो तो थोड़ा ट्राई कर लो। मैंने बैग की तरफ देखा। वो मेरे फेवरेट ड्राइड फ्रूट्स थे। ईस्ट साइड की वही फेमस शॉप जहां पहुंचने में 2 घंटे लगते थे और ऊपर से 1 घंटे की लाइन अलग लगती थी।
वो खास मेरे फेवरेट स्नैक्स खरीद कर लाई थी और अब उन्हें देने के लिए एक्सक्यूज बना रही थी। मैंने बिना कुछ बोले बैग ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मैंने वो बैग हवा में उछाल दिया। वो सीधा जाकर डस्टबिन में गिरा। जाने से 2 दिन पहले मैं एक प्रिंटिंग शॉप गया और हजारों रुपए खर्च करके 5 उंगलियों जितने साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। फिर मैं अपने पुराने हॉस्टल गया और रूममेट्स को एक काम दिया। मैंने उनसे कहा, 3 तारीख को मेन बिल्डिंग की रूफ पर जाना और इन कार्ड्स को पूरे स्क्वायर में उड़ा देना। मेरे रूममेट्स को हाल ही में हुई सारी बातें पता थी। मुझे अब भी हार न मानते देखकर वो सब मुझे समझाने लगे, चेंचाओ, बस कर, लिन कियान्यू ने तेरे साथ इतना गलत किया, तू खुद को और क्यों टॉर्चर कर रहा है? सच में ब्रो, वो तेरे प्यार के लायक नहीं है। हालांकि मैं मूव ऑन कर चुका था, लेकिन दोस्तों की कंसर्न देखकर मैं इमोशनल हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम लोग बस कार्ड्स उड़ा देना। बाद में साफ सफाई के लिए मैंने क्लीनिंग कंपनी हायर कर ली है और मेरा प्रपोज करने का कोई प्लान नहीं है। मैं बस हमेशा के लिए गुड बाय कहना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर सब शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और वहां से चला गया। मेरे जाते ही रूममेट्स ने कार्ड बॉक्स खोला और एक कार्ड बाहर निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लुसियो को अब कभी लिन कियान्यू से प्यार नहीं करना चाहिए। जाने से 1 दिन पहले मैं स्कूल गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर घर लौटकर पैकिंग शुरू कर दी। मैं यहां सिर्फ आधे साल से रह रहा था, इसलिए ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो भी था उसका ज्यादातर हिस्सा लिन कियान्यू से जुड़ा हुआ था। मैंने कुछ बॉक्सेस निकाले और सारी चीजें उनमें भरनी शुरू कर दी। वो स्कार्फ जिसे बुनने में मुझे आधा महीना लगा था, मैंने उसे खोलकर फिर से धागे का गोला बना दिया। वो सेरामिक वास जो उसने चैरिटी में डोनेट किया था और जिसे मैंने ऑक्शन में बड़ी मुश्किल से खरीदा था, मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो लव लेटर्स जो मैंने रात रात भर जागकर उसके लिए लिखे थे, मैंने सारे पेपर्स उठाए और सीधे डस्टबिन में फेंक दिए। जैसे ही वो चीजें गायब हुई, लिन कियान्यू और मेरे बीच का पूरा पास्ट भी खत्म हो गया। आखिर में घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे थे, वही शर्ट और लूज ब्लैक जीन्स जो उसने उस दिन पहने थे जब हम पहली बार मिले थे। मैंने मैचस्टिक जलाई और उन्हें भी जलाकर राख कर दिया। जब मैं उठा, तभी मेरी नजर थोड़ी दूर खड़ी लिन कियान्यू पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत काम था, बस कुछ बेकार का कचरा साफ कर रहा था। अब हल्का महसूस हो रहा है। अगली सुबह मेन डोर खुलने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने आंखें खोली और टाइम देखने के लिए फोन उठाया। तभी नोटिफिकेशन बार में लगातार मैसेजेस आने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैसेजेस एक 20+ लोगों वाले ग्रुप से आ रहे थे। 1 साल पहले मैं सीक्रेटली इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ था ताकि लिन कियान्यू की पसंद नापसंद पता कर सकूं। लेकिन बाद में मैं ग्रुप छोड़ना भूल गया और लिन कियान्यू को तो ये भी नहीं पता था कि सुबह सुबह उससे चैट करने वाले लोगों में मैं भी मौजूद हूं। कियान्यू इतनी सुबह उठ गई, कहीं एक्साइटमेंट में पूरी रात सोई नहीं क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो तो रात 11 बजे से ही तैयारी कर रही है। क्या तुम इस बार सच में लूजू का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? ये पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा हाथ रुक गया। मैंने देखा लिन कियान्यू ने नीचे एक लंबा मैसेज भेजा था। ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली हम साथ आएंगे ही। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना बंद करो। बताओ ना, आज कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली या ये वाली? पूरा ग्रुप उसकी भेजी हुई डजन्स ऑफ ड्रेसेस की फोटोज से भर गया था। ओ माय गॉड, इतनी तैयारी! क्या ये वही कोल्ड स्कूल ब्यूटी है जो हमेशा बॉयज से दूर रहती थी? सबके रिएक्शंस के बीच लिन कियान्यू ने सिर्फ एक रिप्लाई किया, मैं उसे बहुत पसंद करती हूं और इस जिंदगी में उसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। उसकी ये एक लाइन पढ़कर मुझे हंसी आ गई।
पुरानी मेमोरीज फिर से दिमाग में घूमने लगी। उसका आई लाइक हिम मुझे किसी बहुत बड़े जोक जैसा लग रहा था। एग्जैक्टली ओ हेनरी की किसी स्टोरी की तरह। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने मेरे 99 प्रपोजल्स रिजेक्ट किए और मुझे सबके सामने जोक बना दिया। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे इग्नोर करती रही और जानबूझकर दूसरे लड़कों के करीब जाकर मुझे जेलस फील करवाती रही। वो मुझे पसंद करती थी, इसलिए उसने सच को झूठ में बदल दिया और मेरे सच्चे इमोशंस को पैरों तले कुचल दिया। अगर यही उसका प्यार था, तो मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए था। ग्रुप चैट में मैसेजेस और तेजी से आने लगे। हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने स्क्वायर की फोटोज भेजी। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन पूरा स्क्वायर ऑलरेडी लोगों से भर चुका था। सब मेरे 100th प्रपोजल को देखने आए थे। कियान्यू जल्दी आओ। अगर प्रपोजल शुरू हो गया और मेन हीरोइन को एंट्री की जगह ही नहीं मिली तो मैं ग्रुप छोड़ने ही वाला था कि तभी लिन कियान्यू का एक नया मैसेज आया। मैं निकलने वाली हूं और तुम भी निकलने के लिए रेडी हो जाओ। बस फर्क इतना है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जब लिन कियान्यू उन कार्ड्स को जमीन पर उड़ते हुए देखेगी, तब उसका रिएक्शन कैसा होगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं कंट्री छोड़ चुका हूं, तब वो क्या फील करेगी। लेकिन अफसोस, मैं वो सब देख नहीं पाऊंगा। आज के बाद मेरा और लिन कियान्यू का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने बिल्कुल शांत होकर अपनी पैकिंग पूरी की। मैंने खाली कमरे को आखिरी बार चारों तरफ देखा, फिर फोन निकाला और लिन कियान्यू के सारे नंबर्स और अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये सब करने के बाद मुझे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपना सूटकेस उठाया, मुड़ा, घर से बाहर निकला और एक नई शानदार जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए। 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। पूरा स्क्वायर लोगों से इतना भरा हुआ था कि खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तक बुलाने पड़े। नीचे इतनी भीड़ देखकर मेरे रूममेट्स भी शॉक्ड रह गए और एक्साइटमेंट में बातें करने लगे। इतने सारे लोग होने का मतलब था, जो कुछ भी होने वाला था वो पूरे स्कूल में तुरंत फैल जाएगा। ये अच्छी बात थी, वरना मेरे जाने के बाद भी लोग हमेशा मेरी पीठ पीछे बातें करते रहते। सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि टाइम आ गया। 8:59। चेंचाओ शायद पहुंच चुका होगा। जल्दी करो, जो कार्ड्स उड़ाने वाले हैं और जो फोटोज लेने वाले हैं, सब रेडी हो जाओ। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले चेंचाओं को ये पूरा स्पेक्टेकल दिखना चाहिए। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, 9 का अलार्म बज उठा। 2 लड़के राइट और लेफ्ट साइड में अपनी जगह पर खड़े हो गए और विंडो के पास रखे कार्ड्स के बंडल्स हवा में उछाल दिए। एक पल में हजारों सफेद कार्ड्स हवा में तैरने लगे और 16th फ्लोर की हाइट से नीचे गिरने लगे। स्क्वायर में खड़े एक वीक आईसाइट वाले स्टूडेंट ने जोर से चिल्लाया, देखो, स्नोफॉल हो रही है। सबने एक साथ ऊपर देखा। कार्ड्स नीचे गिरने ही वाले थे कि लोग उछल-उछलकर उन्हें पकड़ने लगे ताकि देख सकें उन पर लिखा क्या है। स्क्वायर के ठीक बीच में खड़ी लिन कियान्यू ने भी ऊपर देखा। उसके पास खड़ी लड़कियां भी इस नजारे को देखकर अमेज़्ड थी। वाओ, इतने सारे कार्ड्स! कम से कम 10,000 तो होंगे। लू चेंचाओ ने सच में बहुत मेहनत की है। फ्रेंड्स की तारीफ सुनकर लिन कियान्यू के दिल में उम्मीद भर गई। उसने हाथ बढ़ाकर एक कार्ड पकड़ा। वो मुस्कुराते हुए उसे पलटकर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखे वर्ड्स पढ़े, उसकी स्माइल वहीं जम गई। उसके पास खड़ी फ्रेंड्स उसे टीज करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वर्ड्स पढ़ते ही उनकी आंखें भी खैल गई। वो हकलाते हुए बोली, ये इम्पॉसिबल है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है। उन्होंने जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे बाकी कार्ड्स उठाए और लिन कियान्यू को दिखाए, लेकिन हर नए कार्ड पर वही लाइन प्रिंटेड थी, लू चेंचाओ अब कभी लिन कियान्यू को पसंद नहीं करेगा। अब सब सच में पैनिक हो गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों के हाथों से कार्ड्स छीनकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन जितना पढ़ते गए उतना ही डर बढ़ता गया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये प्रपोजल था? ये क्या नॉनसेंस है?
क्या किसी ने जानबूझकर सैबोटेज किया है? वो लोग अभी एक्सक्यूजेस बना ही रहे थे कि बाकी क्राउड को भी कार्ड्स मिल गए और पूरे स्क्वायर में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। लू चेंचाओ अब कभी लिन कियान्यू को पसंद नहीं करेगा। ओह, तो ये प्रपोजल नहीं था। हमें बेवकूफ बनाकर यहां बुलाया गया। इतनी मेहनत प्रमोशन के लिए की गई। अब पूरा स्कूल जान गया, चारों तरफ बढ़ती आवाजें और बातें सुनकर। लिन कियान्यू का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल कसकर पकड़ लिया हो। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सब कुछ ब्लैंक पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ शौक और डर बाकी था। स्क्वायर में मौजूद हजारों लोग उसकी रिएक्शन देखने के लिए खड़े थे और जैसा सबने सोचा था, उसने हाथ में पकड़ा कार्ड फेंका और तेजी से मेन बिल्डिंग की तरफ भाग गई। सारे ऑनलुकर्स भी तुरंत उसके पीछे भाग पड़े। आखिरी बंडल फेंकने के बाद रूममेट्स भी निकलने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंचे, सामने से लिन कियान्यू आ गई। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ दौड़ते हुए ऊपर पहुंची थी और कुछ ही सेकंड्स में पीछे ह्यूज क्राउड जमा हो गया। लिन कियान्यू को देखते ही रूममेट्स ने उसे टॉन्ट करना शुरू कर दिया। ओह, तो ये हमारी किंगडा की फेमस स्कूल ब्यूटी है। तुम ही तो कहती थी कि लू चेंचाओ तुम्हारे लायक नहीं है, तो अब इस बोरिंग शो में पार्टिसिपेट करने क्यों आई हो? उनके टॉन्ट्स सुनकर लिन कियान्यू के हाथ कसकर फिस्ट्स में बदल गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या ये कार्ड्स तुम लोगों ने अपनी तरफ से फेंके हैं? अपनी तरफ से? ये सुनते ही तीनों लड़के जोर से हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत कहां? ये सब लू चेंचाओ ने खुद करवाया है। उसने हजारों रुपए खर्च करके ये कार्ड्स प्रिंट करवाए और बड़ी मेहनत से स्कूल तक पहुंचाए। हम तो बस उसके लास्ट राइट्स कंप्लीट करने वाले वर्कर्स हैं। ये सुनते ही पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में विस्पर करने लगे। क्या लिन कियान्यू को लू चेंचाओ पसंद नहीं था? अब जब लड़का मूव ऑन कर चुका है, तो ये इतनी बेचैन क्यों हो रही है? नॉवल लैंग्वेज में इसे कहते हैं प्राउड गर्ल का ईगो टूटना। और अब वो अपने प्यार के पीछे भाग रही है। अगर अब उसे रिग्रेट हो रहा है, तो ऑनेस्टली वो डिजर्व करती है। जब उसने पहले 99 बार उसे इग्नोर किया था, तब क्या कर रही थी? लोगों की ये बातें शार्प नाइव्स की तरह लिन कियान्यू के दिल में चुभ रही थी। उसका सालों से बना कॉन्फिडेंस टूटने लगा। पिछले 2 सालों से उसे लगता था कि वो मुझे पूरी तरह समझती है और आसानी से मेरे थॉट्स और एक्शंस कंट्रोल कर सकती है, और अब तक बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे पिछले 99 प्रपोजल्स एग्जैक्टली वैसे ही खत्म हुए थे, जैसा उसने इमेजिन किया था। उसे लगा था कि आखिर में सब परफेक्टली खत्म होगा और हमारे बीच हैप्पी एंडिंग आएगी। लेकिन ठीक उसी पल, जब उसे लगा कि वो जीत चुकी है, मैंने पूरी दुनिया के सामने उसे सबसे बड़ा झटका दे दिया। अब वो पहले की तरह काम और कैफरी होने का ड्रामा नहीं कर पा रही थी। उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। लू चेंजो कहाँ है? प्रेसिडेंट क्षू ने उसका चेहरा देखा और होठों पर प्लेफुल स्माइल आ गई। उसने हाथ उठाकर उड़ते हुए बर्ड का इशारा किया। प्रपोजल खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली वो उड़ गया। लिन कियान्यू को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उड़ गया शब्द सुनते ही उसका दिल कुछ सेकंड्स के लिए रुक सा गया। उड़ गया का मतलब क्या था? अचानक उसके दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट आया। उसने सामने खड़े लड़कों को धक्का दिया और सीधे रूफटॉप की तरफ भागी। लेकिन रूफटॉप पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। स्टेयर्स और एलिवेटर इतने क्राउडेड थे कि किसी के नीचे जाने का सवाल ही नहीं था। तो क्या लू चेंचाओ आज स्कूल आया ही नहीं था? ये रियलाइजेशन होते ही वो पूरी तरह पैनिक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेन बिल्डिंग में फंसी भीड़ को हटाया। फ्रेंड्स की मदद से लिन कियान्यू नीचे आई। उसने देखा 7 से 8 स्वीपर्स जमीन पर पड़े कार्ड साफ कर रहे थे। बिना सोचे वो नीचे झुकी और शू प्रिंट्स लगे हुए एक कार्ड को उठा लिया। अब उन वर्ड्स को देखकर उसके इमोशंस पूरी तरह बदल चुके थे। उसका गुस्सा और शॉक अब एंडलेस फियर और पैनिक में बदल चुका था। कुछ नहीं होगा चू, लुचाओ ने सस्पेंशन वाली बात से गुस्से में ये सब किया होगा। तुम वापस जाओ, उससे सब क्लियरली एक्सप्लेन करो, दिल की सारी बातें बता दो।
वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें डेफिनेटली फॉरगिव कर देगा। हाँ, 2 साल तक तुम्हारे पीछे घूमता रहा, 99 बार प्रपोज किया, इस बार भी बस गुस्से का ड्रामा कर रहा होगा। थोड़ा मनाओगी तो मान जाएगा। हालांकि सब उसे पॉजिटिव बातें कहकर कंसोल कर रहे थे, लेकिन लिन कियान्यू का सिक्स्थ सेंस उसे बता रहा था कि इस बार सब कुछ पूरी तरह अलग है। वो अपनी नर्वसनेस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तो फ्रेंड्स की बातें भी उसे सिर्फ नॉइज जैसी लग रही थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो सीधा अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव करने लगी। वो मुझे ढूंढकर सब क्लियर करना चाहती थी। 10:30 पर उसने कार पार्क की। सोसाइटी गेट तक पहुंचते ही उसकी नजर डस्टबिन साफ कर रहे लोगों पर पड़ी। उसे अचानक कल रात वाला सीन याद आ गया, जब मैं फ्लोर पर बैठकर कुछ चला रहा था। तब भी उसे कुछ अजीब लगा था, लेकिन उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं। अब वो देखना चाहती थी कि आखिर मैंने क्या जला, लेकिन तब तक गार्ड वहां नया डस्टबिन रख चुका था और सफाई वाली गाड़ी भी जा चुकी थी। मजबूर होकर लिंचुआन कार हाथ में लेकर ऊपर चली गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बड़े बड़े सामान के डिब्बों ने रास्ता रोक रखा था। पास खड़े लड़के ने देखा कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसने जल्दी से माफी मांगी और सामान हटाने लगा। लिंचुआन ने सोचा शायद कोई नया पड़ोसी आया है जो अभी अभी यहां शिफ्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा सामने वाला दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर पूरी खामोशी थी। उस अजीब सन्नाटे ने लिंचुआन की भौहें सिकोड़ दी। वो दरवाजा खोलकर अंदर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक लड़के की आवाज आई, हेलो, मैं 1705 का नया ओनर हूं। अभी अभी यहां शिफ्ट हुआ हूं। आगे आपका ध्यान रखना पड़ेगा। 1705। सुनते ही लिंचुआन की नजर अनजाने में दरवाजे के नेम प्लेट पर गई और अगले ही पल वो पत्थर की तरह जम गई। वो लड़का उत्साह से अपना परिचय देता हुआ सामान अंदर ला रहा था, लेकिन लिंचुआन को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अचानक मुड़कर बाईं तरफ वाले दरवाजे को देखा। दरवाजे का नंबर था 1705। नए मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, पुराने मालिक ने ये घर आज सुबह ही बेचा है। क्या आप उन्हें जानती हैं? उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं क्या? वो लोग शायद जल्दी में थे, इसलिए बहुत कम दाम में घर बेच दिया। मैंने तुरंत खरीद लिया। मैं बस एक बार उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। इन कुछ शब्दों ने लिंचुआन के दिमाग को पूरी तरह खाली कर दिया। बहुत देर तक वहीं खड़ी रहने के बाद उसे होश आया। उसने धीरे से आधा खुला दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। कुछ फर्नीचर छोड़कर वहां कोई निजी सामान नहीं था। घर बिल्कुल नए घर जैसा साफ था। लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था। काफी साफ है ना? एजेंट ने बताया कि भाई ने 3 दिन तक सफाई की थी। सामान शिफ्ट करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजें फेंक भी दी। लिंचुआन को याद ही नहीं रहा कि वो अपने घर वापस कैसे पहुंची। जब उसे होश आया, वो दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी थी। उसके पैर कांप रहे थे और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जैसे अभी अभी पानी से बाहर निकाली गई हो। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला, वेबचैट खोला और मेरे प्रोफाइल पर जाकर टाइप किया, तुम यहां से क्यों चले गए? जैसे ही उसने मैसेज भेजा, स्क्रीन पर लाल निशान आ गया। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक उसी लाल निशान पर टिकी रहीं। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कई और मैसेज भेजे, लेकिन हर बार वही फेल्ड मैसेज वार्निंग दिखाई दी। फोन स्क्रीन को घूरते हुए उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी फोन बजा। उसने कांपते हाथ से कॉल उठाई और दूसरी तरफ से अपनी रूममेट की घबराई हुई आवाज सुनी। CNU में बहुत बड़ा मामला हो गया। लूचू इटली चला गया है। मैंने अभी नोटिस बोर्ड पर एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम देखा। ये सुनते ही लिंचुआन के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वो कैबिनेट पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके सुन्न पड़े पैर शरीर का वजन नहीं संभाल पाए। वो सीधे जमीन पर गिर गई और उसका माथा दीवार के कोने से टकरा गया। गहरा घाव बन गया और खून तेजी से बहने लगा। पास में गिरा फोन घबराई हुई आवाज में चिल्ला रहा था, तुम्हें क्या हुआ? हम अभी आते हैं। लेकिन लिंचुआन के पास कुछ समझने का समय नहीं था। उसने हाथ उठाकर घाव दबाया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके दिमाग को काट रही हों। नसों में उठता दर्द असहनीय था। वो खुद में सिकुड़कर गेंद की तरह बैठ गई और उसके गले से दर्द भरी कराहन निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में सिर्फ वही एक लाइन घूम रही थी, जिसे वो पूरे दिन बार बार पढ़ती रही थी। लुचेंजू अब कभी लिंचुआन से प्यार नहीं करेगा। लिंचुआन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। किस्मत से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। जब उसे होश आया तब तक 3 दिन बीत चुके थे। उसकी दोस्तें राहत की सांस लेते हुए उसके पास खड़ी थी और उसे बताने लगी कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या क्या हुआ। उसे पता चला कि लुजू 3 दिन पहले ही इटली पहुंच चुका था, लेकिन उसकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी ने स्कूल में शिकायत कर दी थी कि उसने पहले किसी एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसका एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। अगर उसका प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो उसे वापस आना पड़ेगा। चिंता मत करो चान्यू, वो भाग नहीं सकता। ये सुनते ही लिंचुआन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें फैल गई, लेकिन वो इस शॉकिंग खबर से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। एक रूम में दरवाजा खोलने दौड़ी और बाकी तीनों हैरानी से देखने लगी। अंदर मशहूर प्रोफेसर झंग गुस्से में दाखिल हुए। उन्होंने बिस्तर पर लेटी लिंचुआन की तरफ देखा। उनका दबाव इतना भारी था कि कोई भी उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम लिंचुआन हो, सही? मैंने सुना है चीटिंग केस में तुमने चांजू और जुयाशु के खिलाफ गवाही दी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनते ही रूममेट्स तुरंत डरकर बाहर निकल गई। धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखते हुए लिंचुआन ने हल्का सा सिर उठाया। हां, गवाही मैंने ही दी थी। ये सुनते ही प्रोफेसर झंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चांजू ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी। इतनी बड़ी बात में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें अंदाजा भी है इसका उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऑफिशियल नोटिस आ गया, ऊपर से इंटरनेट पर जो कंट्रोवर्सी तुमने खड़ी की है, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन हाथ दिल पर रखकर बताओ, क्या उसने इन 2 सालों में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत बची है तो अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ और सच बता दो। ये शब्द सुनते ही लिंचुआन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। असल में उस दिन वो सिर्फ इस बात से नाराज थी कि क्लब पार्टी में मैंने उसे नहीं चुना था। वो बस मुझसे माफी मंगवाना चाहती थी। इसलिए उसने टीचर झाओ से झूठ बोला था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके इतने भयानक नतीजे होंगे। वो माथे की चोट की परवाह किए बिना उठने लगी ताकि प्रोफेसर झंग के साथ स्कूल जाकर सच बता सके। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकले, हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें तुरंत रोक लिया। डॉक्टर उसे जाने नहीं देना चाहते थे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और स्कूल जाने की जिद पर अड़ी रही। उधर प्रोफेसर झंग पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड से संपर्क कर चुके थे। लिंचुयू ने डिजाइन कॉलेज के डीन और टीचर झाओ के सामने सच कबूल कर लिया कि चीटिंग असल में जो यांशु ने की थी। झाओ यांशु को इतने अचानक हुए इस पलटवार की उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत घबरा गई और रोते हुए कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। टीचर झाओ भी उसकी बदली हुई गवाही सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा करें। तभी लिंचू ने ठंडे चेहरे के साथ अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकालकर दिखाई। ये वो लेटर है जो झाओ यांशु ने अपने हाथों से मुझे लिखा था। थोड़ी देर में मेरे फैमिली मेंबर्स इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आ जाएंगे। आप इस लेटर की हैंडराइटिंग को उस चीट शीट से मैच कर सकते हैं। ये सुनते ही झाओ यांशु फूट फूट कर रोने लगी। झाओ, मैं यांशु हूं। क्या तुम भूल गए कि हम साथ बड़े हुए हैं? ये मामला तो खत्म हो चुका था। फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन लिंचू ने देखा कि इतने पक्के सबूत के बाद भी वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में गहरी नफरत चमक उठी। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। पहले मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब मेरा नाटक करने का मन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगी भी नहीं। अगर ये सब तुमने किया है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी।
अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जैसे ही उसने ये कहा, लिन फैमिली के लोग ओरिजिनल लेटर लेकर पहुंच गए। जब हर लेटर को चीट शीट से मिलाया गया तो साफ हो गया कि चीट शीट की हैंडराइटिंग सच में झाओ याशु की थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुरंत मीटिंग बुलाई और फैसला लिया कि पूरे स्कूल के सामने सच अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि इस घटना का असर बहुत बड़ा था। आखिरकार झाओ याशु को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और यह मामला उसके परमानेंट रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। जब तक सब कुछ खत्म हुआ तब तक रात हो चुकी थी। लिंचुयू दीवार का सहारा लेकर बाहर आई और प्रोफेसर झंग को रोक लिया। प्रोफेसर झंग, क्या चाजू को यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में पता है? हालांकि मामला पूरी तरह सुलझ चुका था, लेकिन प्रोफेसर झंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो लगभग एक्सपेल होने वाला था, तो उसे कैसे पता नहीं होगा? क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है? ये डांट सुनकर लिंचुयू और भी टूट गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अब सब ठीक हो गया है, क्या वो वापस आएगा? प्रोफेसर झांग ने ठंडी आवाज में कहा, ये एक्सचेंज प्रोग्राम पूरे डिस कॉलेज में सिर्फ एक ही था और चांजू ने अपनी मेहनत से इसे हासिल किया था। वो अगले 3 साल इटली में पढ़ाई करेगा। वापस आएगा तो उसका भविष्य बहुत शानदार होगा। फिर वो वापस क्यों आएगा? और वैसे भी क्विंडा जैसी जगह में तुम्हारे जैसे लोग हों तो ना लौटना ही बेहतर है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो तुम्हारी जैसी लड़की के पीछे अंधा हो गया है तो मैं उसी समय उसे समझा देता कि पार्टनर चुनते वक्त आंखें खोलकर चुना करो। उधर मैं समुद्र किनारे धूप सेंक रहा था। तभी प्रोफेसर झांग का फोन आया कि सब कुछ सुलझ चुका है। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने लिंचुयू से सच कैसे कहलवाया, लेकिन मैंने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे कुछ और सलाह दी और फिर मीटिंग के लिए चले गए। मैंने पास रखा जूस उठाया और बीच चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ गया। 3 दिन पहले ही मैं इटली पहुंचा था। मेरा प्लान था कि तुरंत एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लूं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने चीन में वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया और अचानक बताया कि मेरे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है। बाद में रूममेट से पता चला कि किसी ने मेरे खिलाफ गुप्त शिकायत कर दी थी। तब मैंने प्रोफेसर झांग से संपर्क किया और सारी बात बताकर मदद मांगी। हालांकि प्रोफेसर झांग क्विंडा में बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी मुझे पता था कि इस मामले को साफ करना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं हर हाल के लिए तैयार था। सच कहूं तो लिंचुयू से मिलने के बाद मेरी स्ट्रेस सहने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। अब तो एक्सपल्शन जैसी बड़ी समस्या के सामने भी मैं पूरी तरह शांत था। मैंने उसी रात फ्लाइट बुक की और सीधा बीच पर छुट्टियां मनाने आ गया। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था, मैं सोच रहा था कि कब वापस जाकर एडमिशन की बाकी प्रक्रिया पूरी करूं। तभी हॉस्टल ग्रुप चैट में नोटिफिकेशन आया। जाजू अभी लिंचुयू के हॉस्टल पहुंची थी। वो तुम्हारा नया नंबर मांग रही थी। कह रही थी कि उसे तुमसे माफी मांगनी है, लेकिन चिंता मत करो, हमने उसे कुछ नहीं बताया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितनी कमजोर लग रही थी। उसके सिर पर पूरी पट्टी बंधी थी। सुना है 2 दिन आईसीयू में रही थी। कर्मा सच में होता है, उसे यही डिजर्व था। ये मैसेज पढ़ते ही मेरे दिमाग में वो सीन घूम गया जब लिंचुयू मेरा नंबर मांग रही थी और उसे मना कर दिया गया था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने ग्रुप में एक बड़ा रेड एनवेलप भेजा और लिखा, इन दिनों मेरी मदद करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अब सब कुछ पूरी तरह सुलझ गया है। 3 साल बाद जब मैं चीन लौटूंगा तब सबको खुद ट्रीट दूंगा। सबसे पहली फ्लाइट बुक करने के बाद मैं बीच चेयर से उठा और होटल की तरफ चल पड़ा। इस बार एडमिशन प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी हो गई। जब मैंने आधिकारिक स्टैम्प वाले डॉक्यूमेंट्स और नया स्टूडेंट आईडी कार्ड हाथ में लिया तो मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। स्टाफ ने पूछा, आप हॉस्टल में रहेंगे या खुद का अपार्टमेंट लेंगे? मैंने जवाब दिया, मैं पहले ही एक अपार्टमेंट खरीद चुका हूं। मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले भीड़ भाड़ वाले हॉस्टल पसंद नहीं। मैंने तुरंत सामान पैक किया और नए घर में शिफ्ट होने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि सामने लंबी सीढ़ियां थी। मैं सूटकेस उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। उसने इंग्लिश में पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने मेरा सामान उठाने में मदद की और हम दोनों साथ में सीढ़ियां चढ़ने लगे। रास्ते भर बातें होती रहीं।
अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हम एक दूसरे का परिचय भी दे चुके थे। मैंने हल्का झुककर कहा, थैंक यू, लेकिन उसने अपनी लाल हुई हथेलियां दिखाते हुए मजाक में कहा, मैंने इतनी मदद की है, सिर्फ थैंक यू काफी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो अपना बिजनेस कार्ड दे दीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए चौंक गया, फिर जेब टटोली, लेकिन मेरे पास कोई कार्ड नहीं था। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, सॉरी, मेरे पास कार्ड नहीं है। तभी उसने न जाने कहां से एक पेन निकाला और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो फिर अपना फोन नंबर मेरी हथेली पर लिख दीजिए। मैं कुछ पल झिझका, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़कर अपना नंबर लिख दिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैं कई दिनों तक काफी बिजी रहा। आखिरकार घर पूरी तरह सेट हो गया। कल रात मुझे मैसेज मिला कि इस बैच के सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर चुके हैं और अगले दिन ऑडिटोरियम में वेलकम सेरेमनी होगी। मैंने टाइम नोट किया और अगली सुबह जल्दी निकल पड़ा। पिछले कुछ दिनों में मैं फ्री टाइम में कैंपस घूमता रहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि सारी बिल्डिंग्स एक जैसी लगती थी और इसी वजह से मैं रास्ता भटक गया। समय भी लगभग हो चुका था। मैं किसी से रास्ता पूछने ही वाला था कि तभी फोन बज उठा। अनजान नंबर था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने कॉल रिसीव की। उधर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये किसकी है। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा। वो सिल्विया थी, वही खूबसूरत लड़की जिसने कुछ दिन पहले मेरी मदद की थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसके कान पर अभी भी फोन लगा हुआ था। तभी मुझे समझ आया कि ये उसी का नंबर था। मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई और हम दोनों एक साथ हंस पड़े। सिल्विया ने पूछा, कहाँ खो गए थे? मैंने सच बता दिया कि मैं रास्ता भूल गया हूं। जैसे ही उसने ऑडिटोरियम का नाम सुना, वो तुरंत बोली, मुझे भी वहीं जाना है, आओ, मैं रास्ता दिखा देती हूं। मुझे उस पर कोई शक नहीं हुआ। हम दोनों उस भूल भुलैया जैसे कैंपस में चलते हुए बातें और हंसी मजाक करते रहे। करीब 10 मिनट बाद सिल्विया ने सामने की बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, हम पहुंच गए। मैंने फोन निकालकर फोटो चेक की और बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एलुमनस ने भेजी थी। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर उसे धन्यवाद कहा। वेलकम सेरेमनी पूरे 2 घंटे चली। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो मेरी पीठ दर्द करने लगी। मैं सोच ही रहा था कि लंच कहां करूं। तभी अचानक कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो फिर से सिल्विया थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, लंच का क्या प्लान है? मैं खुद इसी बात को लेकर परेशान था। उसने मेरी परेशानी समझ ली और एक रेस्टोरेंट सुझाते हुए मेरे साथ चलने का न्योता दिया। मैंने हामी भर दी और उसके साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो मैंने देखा, वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। मेरी आंखों में हल्की हैरानी झलक उठी। तुम मुझे चाइनीज खाना ट्राई करवाना चाहती हो? सिल्विया मुस्कुराई। क्या तुम्हें पसंद नहीं आएगा? मैंने सुना है कि यहाँ का खाना हर किसी को सूट नहीं करता। मैं चाहती थी कि आज का हमारा लंच अच्छा हो। और वैसे भी मैं खुद भी चाइनीज फूड ट्राई करना चाहती थी, इसलिए ये रेस्टोरेंट चुना। उसकी इतनी केयरिंग बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया। मैंने हंसते हुए कहा, फिर तो ये रेस्टोरेंट बिल्कुल परफेक्ट है और आज मैं यहाँ का होस्ट हूं, तो ये ट्रीट मेरी तरफ से। उम्मीद है तुम्हारा पहला चाइनीज फूड एक्सपीरियंस शानदार रहेगा। हम बातें करते हुए अंदर गए, सीट ढूंढी और बैठ गए। सिल्विया का खुशमिजाज और फ्रेंडली स्वभाव लंच को और भी मजेदार बना रहा था। हमने ईस्ट और वेस्ट की कल्चर डिफरेंस पर बातें की, स्कूल की फनी घटनाएं शेयर की और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। लंच के बाद सिल्विया मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। जाते वक्त उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या इस वीकेंड मैं तुम्हें आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट कर सकती हूं? वीकेंड का मौसम बहुत खूबसूरत था। मैं सिल्विया के साथ एक गार्डन कैफे में बैठा था। पास की झील से सफेद कबूतरों का झुंड उड़ा और उनमें से एक पंख धीरे से मेरे सिर पर आ गिरा। सिल्विया हंस पड़ी। वो उठी और मेरे सिर से पंख हटाने लगी। हम दोनों बहुत करीब थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम कपल हों। मैंने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरी नजर अचानक बाईं तरफ जम गई। कैफे के दरवाजे पर खड़ी वो लड़की,
माथे पर पट्टी, चेहरा पीला। वो बिल्कुल लिन यू जैसी लग रही थी। मैं ठीक से उसे देख भी नहीं पाया था कि वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी लाल आंखें पहले टेबल पर रखे केक्स पर गई, फिर सिल्विया पर टिक गई। ये कौन है? उस आवाज को सुनते ही मुझे यकीन हो गया। वो सच में लिन यान यू थी। मुझे नहीं पता था कि उसे मेरे यहां होने का पता कैसे चला, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान नहीं हुआ। मुझे पहले से पता था कि वो एक दिन इटली तक मेरा पीछा करते हुए जरूर आएगी। उसकी नजरों में मैं हमेशा ऐसा शिकार था जिसे वो कभी भी पकड़ सकती थी। वो मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। मैं पहले ही खुद को उसके दोबारा आने के लिए तैयार कर चुका था, इसलिए उसके रूखे व्यवहार के बावजूद मैं पूरी तरह शांत रहा। मैंने आराम से कहा, "ये मेरी नई दोस्त है, कोई दिक्कत?" लिन यान यू ने दांत भींचकर पूछा, "कैसी दोस्त? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है?" उसने ये आखिरी शब्द लगभग गुस्से में थूकते हुए कहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हजारों किलोमीटर दूर इतनी तकलीफ झेलकर यहां आने के बाद वो मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर देखेगी। तुम्हें विदेश आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने नई लड़की ढूंढ ली। क्या तुम वही इंसान नहीं हो जिसने 2 साल तक मुझसे प्यार किया, जिसे 99 बार रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी? क्या तय नहीं हुआ था कि एक 100वीं बार हम साथ होंगे? फिर तुम अपने वादे से पीछे क्यों हट गए? मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। पुरानी बातें उठाने का कोई फायदा नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे पीछे भागना कभी इज्जत वाली बात थी ही नहीं। मैं हल्का सा हंसा। और अगर मैं तुम्हें भूल गया तो? क्या मुझे नहीं भूलना चाहिए था? तुम्हारे पास इस खूबसूरत चेहरे के अलावा है ही क्या? अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं। क्या उसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी बात सुनकर लिन यान यू पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। चसू, इन दिनों तुम्हें हुआ क्या है? मैंने बेहद शांत आवाज में जवाब दिया। मेरी जिंदगी अभी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पी रहा हूं, आराम से सो रहा हूं। तुम्हारी वजह से अब मेरे पास घूमने का भी समय है, लेकिन तुम्हारा यहां अचानक आ जाना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अगर मेरी बात समझ रही हो तो कृपया इस कैफे से निकल जाओ। सच कहूं तो तुम इस खूबसूरत लड़की के साथ मेरी डेट खराब कर रही हो। मैंने ये सब ऐसे कहा जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। मेरे ठंडे रवैये को देखकर लिन यान यू का पहले से पीला चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। उसकी आवाज काम गई। मैंने गलती की थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए था। सॉरी चसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? उसके कांपते हाथ देखकर मैंने भौहें उठाई और ताना मारा। स्कूल ब्यूटी की माफी डिजर्व करने लायक मैं नहीं हूं। चिंता मत करो, अब हम अजनबी हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि मैं फिर तुम्हारा पीछा करूंगा। मेरी आंखों में दृढ़ता देखकर लिन यान यू समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो घबरा गई और अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, इतना जोर से कि मेरे चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। सिल्विया को हमारी भाषा समझ नहीं आ रही थी। पहले उसे लगा हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने मेरा लाल पड़ता हाथ देखा तो वो तुरंत उठी और मुझे छुड़ाने लगी। लेकिन लिन यान यू के लिए ये सीधा चैलेंज था। उसने बिना सोचे सिल्विया का हाथ झटक दिया। सिल्विया पीछे लड़खड़ा गई। लिन यान यू ने उसे घूरा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। सिल्विया ने खुद को संभाला और जब उसने देखा कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता तो वो गुस्से में वापस आई और सीधे लिन यान यू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कैफे के कई ग्राहक डरकर बाहर भाग गए। दूसरी मंजिल पर मौजूद मालिक ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस आई, दोनों को अलग किया और थाने ले गई। लिन यान यू के सिर की पट्टी खुल चुकी थी और उसकी भयानक चोट दिखाई दे रही थी। इसे देखकर पुलिस भी घबरा गई। उन्हें लगा जैसे सिल्विया ने किसी बीमार इंसान पर हमला किया हो। सिल्विया बार बार सफाई दे रही थी, जबकि घायल लिन यान यू पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार कह रही थी कि पहला हाथ सिल्विया ने उठाया था। दोनों काफी देर तक बहस करती रहीं। आखिर पुलिस परेशान हो गई और समझ नहीं पाई कि गलती किसकी थी। तब उन्होंने इकलौते चश्मदीद गवाह यानी मुझसे पूछा,
क्या आप बता सकते हैं कि सच में क्या हुआ था? ये सवाल सुनते ही दोनों ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बिना एक पल गवाए अपना हाथ उठाया, लिन यान यू की तरफ इशारा किया और कहा, सबसे पहले धक्का इसी ने दिया था। मेरी गवाही सुनते ही लिन यान यू जड़ हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसमें हुआ क्या था। ये सवाल सुनते ही दोनों ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने बिना एक सेकंड गवाए अपना हाथ उठाया, लिन यान्यू की तरफ इशारा किया और कहा, पहले धक्का इसी ने दिया था। ये सुनते ही लिन यान्यू जम गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। उसकी कांपती आवाज निकली, मैंने बस उसे हल्का सा धक्का दिया था। पहले थप्पड़ उसने मारा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं उससे बदला ले रहा था। मैं चाहता था कि वो भी वही दर्द महसूस करे, बिना गलती के झूठा इल्जाम झेलने का दर्द। ये समझते ही उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पुलिस वालों को चाइनीज नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन करने को कहा। मैंने सीधे सीधे हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं सिल्विया के साथ लंच कर रहा था, तभी ये अचानक यहां आई और सीन क्रिएट करने लगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहती थी। फिर इसने उसे धक्का दिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मेरी बात सुनकर लिन यान्यू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने टूटे हुए स्वर में पूछा, क्या अब तुम कभी मेरा साथ नहीं दोगे? मैंने उसकी तरफ साइडवेज देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं एक ट्रूथफुल इंसान हूं। मैं हमेशा सच का साथ देता हूं। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर आज पहले धक्का सिल्विया ने दिया होता, तब भी क्या तुम सच बोलते? मैं हल्का हंस पड़ा। यह भी कोई सवाल है? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? क्या हम इतने क्लोज हैं? सिल्विया अभी यंग है और बहुत सेंसिटिव भी। ऑब्वियसली मैं अपनी फ्रेंड का साथ दूंगा। इतना कहकर मैं बिना उसकी रिएक्शन की परवाह किए वहां से निकल गया। मेरी गवाही और तुरंत मंगवाई गई सीसीटीवी फुटेज की वजह से जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। फॉरेन नेशनल होने के बावजूद लिन यान्यू को पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट करने के आरोप में कस्टडी में ले लिया गया। मैं बाहर सिल्विया का इंतजार करता रहा। उसके बाहर आने पर मैंने उसे थैंक यू कहा और अपोलोजाइज भी किया, लेकिन उसने हाथ हिलाकर कहा कि उसे इन छोटी मोटी चोटों से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मुस्कुराकर बोली, आज की डेट तो खराब हो गई, तो क्या हम अगले हफ्ते फिर मिल सकते हैं? मैंने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, सिल्विया सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मुझे महसूस हुआ कि वो अभी मैच्योर नहीं थी। मुझे पता था कि लिन यान्यू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, और मैं सिल्विया को इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, ना ही दोबारा पुलिस स्टेशन जाना चाहता था। मैं समझ सकता था कि सिल्विया के मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब मैं इमोशंस के आधार पर फैसले नहीं लेता था। इसलिए मैंने पोलाइटली उसे मना कर दिया। अगले 15 से 20 दिनों तक मुझे कहीं भी लिन यान्यू दिखाई नहीं दी। मेरी जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगी। बाद में सिल्विया ने मुझे 2 बार और बाहर चलने के लिए पूछा, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो हमारा रिश्ता वही खत्म हो गया। मुझे इस शॉर्ट टर्म दूरी का कोई पछतावा नहीं था। विदेश में रहते रहते मुझे थोड़ी कुकिंग भी आ गई थी, इसलिए मैं जल्दी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में घुल मिल गया। और तभी जब मैं लगभग लिन यान्यू नाम को भूलने ही वाला था, वो अचानक फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो स्कूल के अंदर गुलाबों और बलून से भरी एक कार्ट लेकर आई और सीधे मेरा रास्ता रोक दिया। चारों तरफ लोग हैरानी से देखने लगे और मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या बोलूं। लेकिन लिन यान्यू को मेरे एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे अपने दिल की बात कह दी, चोजो, अगर मैं तुम्हें 100 बार प्रपोज करूं, तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगे? अगर मैं कुछ महीने पहले वाला इंसान होता तो शायद खुशी से रो पड़ता, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरे शरीर में गूज बम्स आ गए। क्या चीप ड्रामा था, और कितने क्रिंज डायलॉग्स। मैं सोचने लगा, आखिर उस समय मुझे क्या हो गया था जो मैं सबके सामने उसे इतनी बार प्रपोज करता रहा। अब उन पुरानी यादों को सोचकर मुझे दुख नहीं होता था, बल्कि शर्म आती थी।
उस वक्त मेरे सामने खड़ी लड़की क्या बोल रही थी। मुझे उसका एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक जवाब ना मिलने पर लिन क्यान्यू बेचैन होने लगी। वो नर्वस होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। मैंने पीछे मुड़कर दूर खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाया। हाय गुचिंगसू, गुचिची, तुम लोग कहां जा रहे हो? लिन क्यान्यू ने मेरी नजरों का पीछा किया और तभी उसे एहसास हुआ कि मैं उससे नहीं, किसी और से बात कर रहा था। ये देखते ही उसका दिल जैसे जम गया। वो लड़की जिसका नाम गुचिंगशुए था, मेरे पास आकर बोली, हम लोग कैंपिंग पर जा रहे हैं। चाजो, तुम भी चलोगे? मौसम भी एकदम बढ़िया था। वीकेंड के लिए मेरा कोई प्लान नहीं था और ऊपर से एक बड़ी मुसीबत सिर पर मंडरा रही थी। मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुस्कुराते हुए मैंने उससे रात के प्लान्स के बारे में पूछा। हम दोनों ने बस औपचारिक तरीके से लिन क्वान्यो को बाय कहा और बिना पीछे देखे कैंपिंग ग्रुप में शामिल हो गए। सब लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ गए। हमें जाते देख लिन क्वान्यो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और गुचिंगशुए को जलन और नफरत भरी नजरों से घूरने लगी। वो चुपचाप हमारे पीछे पीछे शहर के बाहर तक आ गई। नदी के दूसरी तरफ से वो साफ देख सकती थी कि हमारे बीच क्या चल रहा है। 7-8 इंटरनेशनल स्टूडेंट साथ में पार्टी कर रहे थे और सब बहुत खुश लग रहे थे। वो हमारे बीच नहीं आ सकती थी, इसलिए दूर खड़ी बस देखती रही। लेकिन जितना ज्यादा वो मुझे देखती, उसका दिल उतना ही भारी होता जाता। मैं जो भी कर रहा था, गुचिंगशुए हमेशा मेरे आसपास ही रहती। हमारे बीच कभी 10 कदम से ज्यादा दूरी नहीं होती थी। हम लगातार एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। ये नजदीकी बाकी लोगों जैसी नहीं थी। ये देखकर लिन क्वान्यो की आंखें जलने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो दौड़कर आए और मुझे वहां से खींचकर ले जाए, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं बुरी तरह गुस्सा हो जाऊंगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता और खराब हो जाए, इसलिए उसने खुद को रोके रखा। दिल में जल रही सारी भावनाओं को दबाकर खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करती रही। पूरे 6 घंटे तक वो सब सहती रही। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमने बोनफायर जलाया और सब लोग मजे कर रहे थे। माहौल काफी शोर शराबे वाला था और मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं थी, इसलिए मैं अकेला नदी किनारे ताजी हवा लेने चला गया। मौका देखते ही लिन यान्याओ मेरे पास आ गई। चांजो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज मेरा मूड अच्छा था, लेकिन उसे देखकर फिर भी अंदर बेचैनी हो रही थी, इसलिए मेरी आवाज थोड़ी ठंडी थी। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर मैं जाने लगा, लेकिन लिन कैन घबरा गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में विनती साफ दिख रही थी। बस कुछ मिनट दे दो चाजो, कुछ बातें हैं जो मैं बहुत समय से कहना चाहती थी। ये सुनकर मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव था। क्या बात? वही पुरानी बकवास कि तुम 2 साल पहले मुझे पहली नजर में प्यार कर बैठी थी। आखिरी शब्द बोलते वक्त मेरी आवाज में साफ मजाक और ताना था। लिन कैन्यो ऐसे जम गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना छुपा कर रखा हुआ राज मेरे मुंह से बाहर आएगा। मुझे उसकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे चेहरे की तंज भरी मुस्कान और गहरी हो गई। लिन कैनियो, खुद सोचो तुम क्या बोल रही हो। मुझे छोड़ो, क्या दुनिया में कोई और इंसान, यहां तक कि तुम खुद भी इस बात पर यकीन करोगी कैसा वन साइडेड प्यार होता है जो 2 साल तक इतनी परफेक्ट तरीके से छुपा रहे। कौन अपने क्रश के प्रपोजल को सिर्फ अपने ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए 99 बार सबके सामने रिजेक्ट करता है, और कौन हर मुश्किल हालात में उसी इंसान को जिससे वो प्यार करने का दावा करता है बार बार अपने दुश्मनों के सामने धकेल देता है। इसे प्यार कहते हो? मुझे तो ये गहरी नफरत लगती है। मेरे तानों को सुनकर लिन कैनियो का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन आखिर में उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सिर्फ कुछ बेजान शब्द निकले। नहीं चाजो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। मेरे आसपास के सारे लोग जानते हैं, वो सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। अगर मुझे नहीं पसंद करती थी तो फिर किसे करती थी? मैं ठंडे स्वर में बोला।
उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरी नजर में शुरू से लेकर आखिर तक तुम सिर्फ झो यांशु को पसंद करती थी। जाओ, उसी के पास जाओ, उसे अपना सच्चा प्यार बताओ, अपनी फीलिंग शेयर करो। तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। और सच कहूं, शुरू से आखिर तक तुमने मुझे सिर्फ घिन महसूस करवाई है। मेरे चेहरे पर साफ दिख रही नफरत लिन कैनियो सहन नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद पर अड़ी हुई थी। मेरे पास उससे बहस करने का धैर्य नहीं था। मैंने बस अपना हाथ छुड़ाया और वापस मुड़कर चल दिया। जिस पल हमारे हाथ अलग हुए, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी हो। उसके दिल में जलती हुई दर्द की लहर दौड़ गई। एक ही पल में उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वो लड़खड़ाने लगी, जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और आराम से वापस भीड़ की तरफ चल दिया। मुझे लगा था कि सब कुछ साफ होने के बाद लिन कैनियो हार मान जाएगी, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इस लड़की के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं थी। अगले कई महीनों तक मैं जब भी घर से बाहर निकलता, वो मुझसे 20 मीटर के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती। हर कुछ दिनों में वो कोई ना कोई चीज लेकर आती और फिर से मुझे प्रपोज करती। एक बार, 2 बार, तीसरी बार, फिर तो मैं गिनती ही भूल गया। उसकी इस पागलपन भरी जिद पर मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। जहां तक हो सकता था, मैं उसे इग्नोर करता रहा, और जब वो हद पार कर देती तो पब्लिक न्यूसेंस का बहाना बनाकर उसे वहां से निकलवा देता। इन सब चीजों की वजह से पूरे स्कूल को लिन्या के बारे में पता चल गया। सबको मालूम हो गया कि वो मेरे पीछे पागलों की तरह दीवानी हो चुकी है। वो जहां भी जाती, लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे पीछे चलती रहती। उसे लगता था कि अगर वो लगातार कोशिश करती रही तो एक दिन मेरा दिल जीत लेगी। लेकिन हकीकत उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। उसकी किसी हरकत से मैं जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि कई बार मैंने दूसरी लड़कियों के प्रपोजल उसके सामने ही एक्सेप्ट कर लिए। लिन्या बस बेबस होकर मुझे दूसरी लड़कियों के करीब जाते हुए देखती रहती। धीरे धीरे उसे मेरी जिंदगी में हमेशा लड़कियों से घिरे रहने की आदत पड़ने लगी। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि मैं कभी उसकी प्रॉपर्टी था ही नहीं। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। मैं चाहे कितनी भी कठोर बातें कहूं, चाहे कितनी भी नफरत भरी नजरों से उसे देखूं, उसे अब दर्द महसूस ही नहीं होता था। वो बस गिनती करती रही, 1 से 50 तक। और इसी बीच सर्दियां गुजर गई, फिर बसंत आया, फिर शुरुआती गर्मियां। उसे लगा था कि अब दिन ऐसे ही शांति से गुजरते रहेंगे। 50 से 100 तक, और शायद 101वीं बार भी। लिन कियाओ ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन तभी, जब उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ सामान्य तरीके से सह सकती है, मैं उसके सामने एक लड़की का हाथ पकड़े हुए आ गया। मैं हंसते हुए आसपास के लोगों से कह रहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही लिन कियाओ को लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया और सीधे मेरी तरफ भागी। वो सच जानना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पहुंचने से पहले ही पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लोगों की उस दीवार के पीछे से लाल आंखों के साथ उसने पूरी ताकत लगाकर पूछा, क्यों? मेरी नजर बस एक पल के लिए उस पर रुकी। फिर मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, मैं जवान हूं, मेरे पास पैसा है और बहुत खाली समय भी, इसलिए मैं खूबसूरत लड़कियों को डेट कर रहा हूं। इसमें दिक्कत क्या है? प्यार कोई बुरी चीज नहीं है। उस दिन के बाद लिन्यानियो लंबे समय तक डिप्रेशन में डूबी रही। वो हर रात अकेले बार में जाकर शराब पीती और खुद को पूरी तरह नशे में डुबो देती। हर सुबह जब वो उठती और अपने आसपास का खालीपन देखती, तो दर्द में डूबने से खुद को रोक नहीं पाती। कई बार उसका मन करता कि वो मेरे पास आए, मुझसे रोकर कहे कि मैं ब्रेकअप कर लूं। लेकिन जब भी वो मुझे देखती, मुझे अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर हंसते हुए देखती, उसकी हिम्मत टूट जाती। आज आखिरकार लिन्यानियो वही सब महसूस कर रही थी जो मैं पहले महसूस करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों की कोई बात नहीं मानी। वो विदेश में ही रुकी रही, क्योंकि वो इस रिश्ते का कोई अंत
ढूंढना चाहती थी। गर्मियों की तपिश खत्म होने लगी और तभी लिन क्वी को मेरे ब्रेकअप की खबर मिली। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, जैसे मुझे सांत्वना देना चाहती हो। लेकिन एक बार फिर सब कुछ उसकी उम्मीदों के उल्टा निकला। मेरे चेहरे पर दुख का जरा भी निशान नहीं था। मैं उसे बिल्कुल वैसी ही नजरों से देख रहा था जैसी कुछ महीने पहले देखा करता था। लिन्या की मुस्कान वही जम कर रह गई। वो थोड़ा हिचकिचाई और धीरे से पूछ बैठी, क्या तुम्हें दुख हुआ? मैंने उसे बेहद विनम्र मुस्कान दी। हम दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप किया है। ये हमारा फैसला था। इसमें दिक्कत क्या है? ये सुनकर लिन कियान्यू का दिल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन अगले ही पल मेरे शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। और वैसे भी अगर मुझे दुख हुआ भी होता तो वो उन 2 सालों के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी आंखों से सब देखा था, है ना? फिर अब ये मगरमच्छ वाले आंसू और नकली हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत है? मेरी आखिरी बात सुनकर लिन्या बेचैन हो गई। वो कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। बस करो, शेंचू। मुझे ये सब देखकर चिढ़ होने लगी है। लिन्या, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, ओके? अब मुझे तुम्हारा ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चीन जाओ और अपने शियाओ यानशु और उन दोस्तों को ढूंढो। वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सिर पर बैठाएंगे। यहां तमाशा मत करो। मेरी बातों से लिन कियान्यू का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैंने उसे साइड में किया और सीधे टीचिंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। किंकिंग ने काफी पहले ही सब लोगों को मेरा सही नाम बोलना सिखा दिया था। अब लगभग हर कोई मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि वही लुत्शु मैं हूं, जिसे कोई लड़की बार बार प्रपोज कर रही थी। इस समय तक लिन कियान्यू के पास मुझे प्रपोज करने के नए तरीके खत्म हो चुके थे। आखिर उसके पिछले 99 प्रपोजल भी मुझे जरा सा नहीं हिला पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिरकार एक दोस्त की सलाह पर उसे नया आइडिया मिला। पहला प्रपोजल। उसने स्कूल के छोटे से गार्डन को चुना। वहां उसने हमारी पहली मुलाकात का सीन दोबारा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा डोमिनो सेटअप तैयार किया। पेड़ों पर ढेर सारी स्टार लाइट्स लगाई गई। रात में पूरे गार्डन में मोमबत्तियां जलाई गई ताकि मुझे पुरानी यादों में वापस ले जाया जा सके। लिन कियान्यू ने बहुत से लोगों की मदद ली और मुझे वहां लाने के लिए दर्जनों प्लान बनाए। इस बार वो मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे सच में पहली नजर में मुझसे प्यार हुआ था और उसे अपने किए पर सच में पछतावा है। सब कुछ तैयार था, लेकिन तय समय आने पर मैं वहां पहुंचा ही नहीं। कियान्यू पूरी तरह पागल हो गई। वो हर उस जगह मुझे ढूंढने लगी जहां मैं हो सकता था। रात के 9 बजते ही अलार्म बजा। अंधेरा गार्डन अचानक रोशनी से जगमगा उठा। हवा में अनगिनत गुब्बारे उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी। रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंज उठा और फिर डोमिनोज गिरने लगे, एक के बाद एक, लगातार। हर सेकंड एक नया डोमिनो गिरता रहा। यह सिलसिला पूरे 10 मिनट तक चलता रहा और जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा, सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं। लेकिन उसी पल लिन कियान्यू को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक इंटरनेशनल नंबर फ्लैश हो रहा था। कॉल उठाते ही उसने तुरंत पहचान लिया कि दूसरी तरफ मैं था। सुना है आज रात तुम अपना 100वां प्रपोजल करने वाली थी। सॉरी, मैं अभी चीन में हूं। रियली सॉरी। लिन कियान्यू ने अपने दिल का दर्द और बेचैनी दबा ली, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। कोई बात नहीं, तुमने कॉल किया, मेरे लिए वही काफी है। अगर तुम चाहो तो मैं 10 बार पहला प्रपोजल और 10 बार दूसरा प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूं। उसकी आवाज में एक छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही सपना देखने लगी हो कि मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं शांत स्वर में बोला, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने आज सिर्फ 2 बातें कहने के लिए फोन किया है। लिन कियान्यू का गला सूख गया। उसने फोन और कसकर पकड़ लिया। पहली बात, अभी सर्दियों का मौसम है, हवा बहुत सूखी है। अगर तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो जल्दी से गार्डन की सारी मोमबत्तियां बुझा देना, आग लग सकती है। ये सुनकर उसने ऊपर देखा। एक सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। मैंने आगे कहा,
और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था। मैं फिर से रिलेशनशिप में हूं, और इस बार मेरी गर्लफ्रेंड पिछली वाली से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब तुम्हारे प्रपोजल पहली बार पर ही रुक सकते हैं। मेरे ये साधारण से शब्द लिन कियानियो के दिमाग में अनगिनत गूंज बनकर फैल गए। उसे लगा जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसके सिर में तेज दर्द उठा, ऐसा दर्द जिसने उसकी सारी जान खींच ली। उसका फोन हाथ से छूटकर सीधे मोमबत्ती स्टैंड पर गिर गया। कुछ ही सेकंड में पूरे गार्डन में भीषण आग फैल गई, लेकिन उसने ना भागने की कोशिश की, ना मदद के लिए चिल्लाई। वो बस एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। पूरी रात गुजर गई। गार्डन के सारे पेड़ जलकर राख हो गए। शुक्र था कि कोई मरा नहीं। फायर फाइटर्स समय पर पहुंच गए और धुएं में बेहोश हो चुकी लिन खायालियन को बचा लिया। वो बच गई, लेकिन चिंगदा स्कूल प्रशासन आग की इस घटना से भड़क उठा। उन्होंने साफ कह दिया कि जिम्मेदार इंसान को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस ने लिन कैन्यू को मुख्य आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया। जब लिन फैमिली को इस बारे में पता चला तो वो टूट गए। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल किए, लेकिन ये एक इंटरनेशनल केस था। लिन कैन्यू बिना सजा के नहीं बच सकती थी। आखिरकार लिन फैमिली को मुआवजे के तौर पर अपनी आधी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। तब जाकर चिंगदा प्रशासन शांत हुआ। इस घटना की वजह से लिन कैन्यू को 6 महीने जेल में बिताने पड़े। साथ ही उसका नाम यूरोपियन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया और उसे हमेशा के लिए उस देश से बैन करके डिपोर्ट कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उसे एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था ताकि उसे वापस चीन भेजा जा सके। चारों तरफ लोगों को गर्मियों के कपड़ों में देखकर सपनों में खोई हुई लिन को आखिरकार होश में आई। सर्दियां खत्म हो चुकी थी, अब गर्मियां आ चुकी थी। कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन मैं उससे मिलने एक बार भी नहीं आया था। ये एहसास उसके दिल में तूफान बनकर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निराश है या अकेली महसूस कर रही है। फिर भी उसने खुद को दिलासा दिया, अभी पूरी जिंदगी बाकी है, हम जरूर दोबारा मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसने मुझे सड़क पार करते देखा, एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़े हुए। वो पहचान गई कि वही मेरी नई गर्लफ्रेंड थी, जिसकी फोटो उसके दोस्तों ने उसे भेजी थी। मैंने ऊपर देखा और उसे नोटिस किया। इस बार मैंने असामान्य रूप से दोस्ताना अंदाज में उसे हेलो कहा, फिर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोला, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं अभी जर्मनी ट्रिप से वापस आया हूं। आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। टाइम सच में बहुत तेजी से निकलता है। आओ, मिलवाता हूं। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, मोनिका। चीन वापस लौटने के बाद लिन्या ने कुछ लोगों के जरिए मुझे मैसेज भेजा। उसने पूछा कि क्या मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था या यही मेरा असली स्वभाव है। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब तक मैं लिन्या को पूरी तरह समझ चुका था। वो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी। उसकी नजरों में मैं बस एक ट्रॉफी, एक शो ऑफ करने की चीज था। विदेश में अपने दूसरे साल के दौरान मैंने हर मौके का फायदा उठाया और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। दिन तेजी से गुजरते गए और देखते ही देखते मेरा 3 साल का एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो गया। मैं ढेर सारे गोल्ड मेडल्स के साथ चीन वापस लौटा। जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा, मैंने देखा मेरे माता पिता और रूममेट्स हाथों में फूल लिए मेरा इंतजार कर रहे थे। और जहां तक लिन्या की बात है, मुझे पता था कि अब उसके पास मेरी जिंदगी में दोबारा लौटने का कोई मौका नहीं बचा। अब हम बस इस दुनिया में एक दूसरे के पास से गुजर जाने वाले 2 अजनबी थे।